हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज हम बिजनेस एनालिसिस में एक ऐसे सेक्टर की बात करेंगे विच इज लाइक द ह्यूमन वेन्स। जैसे हम ह्यूमन वेन्स की बात करते हैं तो ह्यूमन वेन्स का प्राइमरी पर्पस क्या है कि थ्रू आउट द बॉडी जो ब्लड है ह्यूमन वेन्स कैरी करती हैं। सिमिलरली जब हम नेशन की बात करते हैं सो पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज समथिंग दैट इज बेसिकली पावर फॉर द नेशन। तो केबल्स एंड वायर्स क्या करती हैं, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी को थ्रू आउट द नेशन कैरी करती हैं एंड दे पावर द नेशन। सो सिमिलर टू ह्यूमन वेन्स केबल एंड वायर इंडस्ट्री का ये पर्पस है। एंड इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उससे पहले हम ले ऑफ द लैंड की बात करेंगे कि इस पूरी इंडस्ट्री का ले ऑफ द लैंड के। सेकेंडली वील बी टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। देन वील टॉक अबाउट कि इंडस्ट्री फ्रैगमेंटेड है या कंसोलिडेटेड है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी के कितने बिजनेस सेगमेंट्स है एंड इस कंपनी की बिजनेस स्ट्रैटेजी के। एंड साथ साथ देन वील लुक एट द वैल्यूएशंस ऑफ द कंपनी एंड वैल्यूएशंस के साथ हम एक डिटेल्ड P2P एनालिसिस करेंगे। एंड फाइनली वील टॉक अबाउट द एंटीथीसिस पॉइंटर, दोज आर द रिस्क ऑफ द कंपनी। अब पूरी वीडियो में एंटीथीसिस पॉइंटर, रिस्क एंड वैल्यूएशन को आप जरूर देखना। सो सी यू इनसाइड द बिजनेस एनालिसिस। वो वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडिया में दिस इंडस्ट्री इज टोटल, अगर हम साइज बात करें तो ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, दैट इज ऑलमोस्ट $8 बिलियन। वेरस जब हम बाहर की बात करते हैं तो ये इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 130 to 140 बिलियन डॉलर्स के आसपास की है। एंड जब हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करते हैं तो इस इंडस्ट्री में जो इस टाइम पे ग्रोथ है दैट इज क्लोज टू 4%। वेरस जब हम इंडियन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर डोमेस्टिकली तो एक्चुअली में वायर एंड केबल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 22% जो लास्ट 4 ईयर्स में यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ था। वेरस वैल्यू ग्रोथ की बात करूँ तो 12 to 13% के आसपास का। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज और क्या है केबल एंड वायर इंडस्ट्री की कि एक्चुअली में दिस इंडस्ट्री इज अ प्रॉक्सी फॉर केपेक्स। माने जिस भी इंडस्ट्री के अंदर केपेक्स होएगा या फिर जिस भी सेक्टर के अंदर केपेक्स होएगा वहां पे केबल एंड वायर्स का तो यूसेज होएगा ही, जैसे हमने इंट्रो में बात करी। तो यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्री के लिए दिस कुड बी अ प्रॉक्सी फॉर केपेक्स। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं बेसिकली जो रेलवेज की बात करते हैं तो इट इज अ प्रॉक्सी, पावर की बात करते हैं तो इट इज अ प्रॉक्सी। यहाँ तक जब हम ऑयल रिफाइनरीज की भी बात करते हैं तो वहां पे भी वायर्स एंड केबल यूज होती है। स्टील सेक्टर के लिए भी है, सीमेंट के लिए भी है, टेक्सटाइल के लिए भी है, यहाँ तक जो रियल एस्टेट है उसके लिए भी है, एंड यहाँ तक जो ग्रीन एनर्जी है उसके लिए भी इट्स एन इनडायरेक्ट प्ले। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या रहती है कि लास्ट 10 ईयर्स से जो मेन 2 इंडस्ट्री है जहाँ पे केबल्स एंड वायर्स का यूसेज होता है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट। एंड इन दो इंडस्ट्रीज के अंदर इन दो इंडस्ट्रीज का डाउन टर्न चल रहा था। इन स्पाइट ऑफ द डाउन टर्न केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री के अंदर काफी सॉलिड ग्रोथ आई है। एंड जब हम केबल्स एंड वायर्स का एक बहुत बेसिक डिफरेंस देखते हैं तो वायर्स आर बेसिकली समथिंग जिसमें सिंगल कंडक्टर होता है एंड केबल इज समथिंग जिसमें कंडक्टर्स आर मल्टीपल। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। साथ साथ अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं कि ये फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है, कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 64 to 65% मार्केट शेयर जो छोटे प्लेयर्स हैं उनके साथ है। मेरा जो लार्जेस्ट प्लेयर है उसका मार्केट शेयर 12.5 to 13% के आसपास है, जिसका नाम है पॉलीकैब। जब हम केईया इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो इनका क्लोज टू 7% मार्केट शेयर है। वेरस हैवेल्स का जो मार्केट शेयर है क्लोज टू 5% के आसपास के। तो ऊपर से देखने में ये इंडस्ट्री काफी फ्रैगमेंटेड है, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इसमें भी जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं दे आर गेनिंग मार्केट शेयर फ्रॉम दी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। तो यहाँ पे ये सिर्फ नैरेटिव ही नहीं है, एक्चुअली जो डेटा है उसके अंदर भी दिख रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ साल पहले जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स थे उनका मार्केट शेयर काफी था। मेरा धीरे धीरे करके जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं उनका मार्केट शेयर बढ़ते जा रहे हैं। व्हाई इज दिस हैपनिंग? सिंपल रीजंस हैं, 3 या 4 सिंपल रीजंस हैं। फर्स्ट सिंपल रीजन इज चैनल फाइनेंसिंग। चैनल फाइनेंसिंग का क्या मतलब है कि इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे, पर जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं दे आर यूजिंग चैनल फाइनेंसिंग, जिसकी वजह से उनकी बैलेंस शीट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड जब हम ट्रेड रिसीवर्स की बात करते हैं तो वहां से थोड़ी लाइटर रहती है। मेरा जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं उनके पास इसका एक्सेस नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ब्रांडिंग का। तो A&P के ऊपर माने प्रमोशंस के ऊपर जो इस टाइम पे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स स्पेंड कर रहे हैं, तो आपने भी KEI की एड देखी होगी, हैवेल्स की एड देखी होगी। जैसे हैवेल्स की एक एड थी बेसिकली जो वायर्स दैट डोंट कैच फायर। Wires that don't catch fire. Havels. सो अगेन प्रमोशन पे आज से 10 साल पहले केबल एंड वायर इंडस्ट्री का इतना स्पेंड नहीं होता था, पर आप रिसेंटली देख रहे होंगे कि केबल एंड वायर इंडस्ट्री में प्रमोशंस के ऊपर काफी ज्यादा स्पेंड बढ़ते जा रहे हैं। एंड थर्ड रीजन इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST। एंड लास्ट रीजन इज कि कुछ ऐसे सेगमेंट्स है केबल एंड वायर इंडस्ट्री में जहां पे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स आ ही नहीं सकते। जब हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के केबल्स की बात करते हैं
दैट इज अबाउट 220 kV, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए कि आपको एक फॉरेन पार्टनर चाहिए। तो इस वजह से वो इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं, ऐसी इंडस्ट्री के अंदर जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो आ ही नहीं सकते। सो दिस इज द ओवरऑल ले ऑफ द लैंड। अगर हम ले ऑफ द लैंड में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट डेटा में देखते हैं, तो इंडिया में जो केबल्स एंड वायर्स का इम्पोर्ट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लास्ट 10 ईयर्स के अगर हम चेक करें कि FY 09 से लेके FY 19 तक, तो एक्चुअली में इम्पोर्ट सिर्फ यहाँ से डबल ही हुआ है। मेरा जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट हैज़ मोर देन ट्रिपल्ड। तो एक्चुअली में जो नेट ट्रेड है यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में, इंडिया इज बेसिकली एक्सपोर्ट सरप्लस यहाँ पे। साथ साथ अगर हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे ट्रेंड्स है विच इज ड्राइविंग द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो स्पेंड है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग मोर स्मार्ट सिटीज, साथ साथ जो बेसिकली स्पेंड है टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी के अंदर क्या चलता है कि जब हम सोलर पावर की इंस्टॉलेशन होती है, तो सोलर पावर की इंस्टॉलेशन में typically more than 3 to 4x of wire is used as compared to thermal power installation. So this industry is not only a proxy for capex, this industry is also a proxy for green energy. क्योंकि जब offshore windmills लगते हैं उनमें भी केबल एंड वायर की यूसेज ज़्यादा है, एंड साथ साथ जब सोलर पावर की इंस्टॉलेशन होती है तो उसमें भी पावर एंड केबल की जो यूसेज है ज़्यादा है। एंड सेकेंडली यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो यूसेज है दैट इज इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट। अगर रियल एस्टेट साइकिल का एक्चुअली में रिकवरी आता है, जैसा काफ़ी कंपनीज के प्री सेल्स नंबर में देख सकते हैं, सनटेक में देखा, प्रेस्टीज में देखा, सो एक्चुअली में केबल्स एंड वायर इंडस्ट्री इज अ परफेक्ट प्रॉक्सी। यहाँ तक जब हम लोग टाइल्स की बात करते हैं, बाकी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो जब मैं केबल एंड वायर्स को देखता हूँ तो यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ क्या है कि एक्चुअली में डाउन साइकिल में ग्रो करना एक इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ी बात होती है, एंड अप साइकिल में जब ग्रोथ आती है तो ग्रोथ तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आनी चाहिए। तो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी यूनिक अबाउट द इंडस्ट्री। एंड अगर हम देखते हैं ग्रोथ कहाँ से आ रही है, तो यहाँ तक जो पावर केबल्स हैं इनका जो यूसेज है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत है, एंड साथ साथ जो इंस्ट्रूमेंट केबल्स है उनका भी बहुत यूसेज है, जो बिल्डिंग वायर्स है इनका भी काफ़ी ज़्यादा यूसेज है। एंड सेकेंडली अगर हम वैल्यू चेन देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे एप्लीकेशंस हैं, तो हम यहाँ देख सकते हैं जैसे एक पावर स्टेशन है। सो पावर स्टेशन में जो 25 किलो वोल्ट है उसकी यूसेज होगी बेसिकली वहाँ से पावर ट्रांसमिट करने के लिए। फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 400 जो किलो वोल्ट है उसकी जो पावर केबल है वो यूज़ होती है। अब यहाँ पे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या आता है कि इंडिया में आपने देखा होगा जब हम आप फॉरेन कंट्रीज जाते हैं तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आपको जो वायर्स हैं आपको सर के ऊपर लटकते हुए नहीं दिखती होगी, या फिर आपको स्काई में वायर्स नहीं दिखती होंगी। प्राइमरी रीजन क्या है, बिकॉज वहाँ पे जो वायर्स का इंस्टॉलेशन है दैट इज अंडरग्राउंड, एंड जब अंडरग्राउंड वायर्स का इंस्टॉलेशन होता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्पेशली, तो वहाँ पे 400 किलो वोल्ट की जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल है उसका यूसेज होता है। एंड दिस सेक्टर इज डुओपोलिस्टिक। इसमें हम बात करेंगे कि KEI इंडस्ट्रीज का आता है, और भी अगर हम वैल्यू चेन के अंदर यूसेज देखते हैं, सो देन अगेन यहाँ से जो लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं वो 33 किलो वोल्ट की पावर केबल जनरली यूज़ करते हैं। फिर जो हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं, यहाँ तक मॉल्स की भी बात करते हैं तो वहाँ पे भी जो पावर केबल है वो जाती है। सेकेंडली फिर जो हाउसेज, वर्क प्लेसेस एंड शॉप्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भी जो पावर केबल है उसकी यूसेज होती है। यहाँ तक जो ट्रेन्स है उनमें भी जो पावर केबल है उनका यूसेज रहता है। सो दिस इज ब्रीफली एन अंडरस्टैंडिंग की वैल्यू चेन कैसी है, यहाँ पे पावर केबल्स एंड वायर्स का यूसेज का है। जहाँ पे भी आप देखेंगे, जिस भी सेक्टर में देखेंगे आपको केबल या वायर दिखेगी, जिस भी एरिया में जाएंगे आपको वहां पे केबल या वायर में दिखेगी, चाहे आप अपने घर पे बैठे हो, चाहे आप ऑफिस जा रहे हो, चाहे आप मॉल जा रहे हो, चाहे आप कहीं पे भी जा रहे हो। बिकॉज एक्चुअली में जैसे हमने इंट्रो में बात करी थी, दिस इज एक्चुअली लाइक द वेन्स ऑफ द नेशन, कि इलेक्ट्रिसिटी आप पूरे नेशन के अंदर पूरे नेशन के अंदर फैला रहे हो। हम डिफरेंट टाइप्स के केबल्स एंड वायर्स देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। तो फर्स्ट इज हमारे सामने जो पावर केबल्स है वो आती है। अब पावर केबल्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स क्या होती है, तो एक लो टेंशन पावर केबल्स होती है। तो बेसिकली 1.1 जो किलो वोल्ट है उतने तक की जो पावर है या इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रांसमिट कर सकती है। उसके बाद जो हाई टेंशन पावर केबल्स है वो आती है हमारे पास। हाई टेंशन पावर केबल्स ऑलमोस्ट क्लोज टू 33 किलो वोल्ट है, उतने तक का जो पावर ट्रांसमिशन है वो कर सकते हैं। एंड फाइनली हमारे पास एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आती है विच कैन ट्रांसमिट पावर अप टू 220 किलो वोल्ट्स, एंड एक एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल आती है विच कैन ट्रांसमिट पावर अप टू 400 किलो वोल्ट्स। एंड इसके अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर एक मोट भी है जब हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स की बात करते हैं। फिर सेकेंडली हमारे पास जो बिल्डिंग वायर्स है वो आती है, तो जो हमारे घर पे जनरली लगी होती है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिल्डिंग वायर्स। तो सेकंड एग्जांपल हमारे पास बिल्डिंग वायर्स का आता है। फिर थर्ड हमारे पास जो सोलर पावर केबल्स हैं वो आती हैं। अब ये जो सोलर इंडस्ट्री के इंस्टॉलेशन में या फिर जो सोलर एनर्जी की इंस्टॉलेशन में यूज होती है, दोज आर नोन एज सोलर केबल्स। फिर हमारे पास जो डिफरेंट टाइप की आती है दैट इज बेसिकली कंट्रोल केबल्स। कंट्रोल केबल जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है उसके अंदर यूज होती है डिफरेंट मशीन्स में, मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए। फिर हमारे पास जो फ्लेक्सिबल केबल्स है वो आती है। अगेन दिस इज यूज्ड अक्रॉस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, स्टील, सीमेंट
सीमेंट, ऑयल, गैस एंड पावर, फार्मास्यूटिकल्स एटसेट्रा। एंड फाइनली हमारे पास जो फायर सर्वाइवल केबल है ये आती है। जो फायर सर्वाइवल केबल होती हैं, सो बेसिकली दीज केबल्स आर यूज इन एस्केप रूट लाइटिंग, फायर और बेसिकली स्प्रिंकलर पंप्स। तो अगर किसी जगह फायर लगी और ऊपर से अगर पंप्स ऑन होने वाटर के, तो उनको जो कमांड जाना है अगेन दैट विल गो थ्रू अ केबल, तो वहां पे ये यूज होती है क्योंकि ये केबल्स कैन सर्वाइव फायर। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स एंड केबल्स। कृष्णा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज और केईआई की जब हम बात करते हैं, तो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड वे बैक इन 1965। एंड जो इसके आज एमडी है मिस्टर अनिल गुप्ता, सो ही जॉइंड द कंपनी इन 1970s 1980s एज अ पार्टनर, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी के एमडी बन गए। वेराज जब हम जो राजीव गुप्ता की बात करते हैं, सो ही इज द सीएफओ ऑफ द कंपनी। अगर हम कंपनी की टाइमलाइन देखते हैं, तो एक्चुअली में कंपनी 1968 में एस्टैब्लिश हुई, 1992 में इट कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, 1995 में इस कंपनी का जो आईपीओ है वो आया था, एंड 1997 में इस कंपनी ने एक और प्लांट लगाया था एट बेवाड़ी। So this was how the company basically gained market. And 2010 के अंदर इनका जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल है उसके लिए टाइप हुआ था, उसके लिए बेसिकली टेक्निकल टाइप हुआ था विद द कंपनी फ्रॉम स्विट्जरलैंड। सो दिस इज हाउ द कंपनी स्टार्टेड गेनिंग प्रोमिनेंस। अगर हम कंपनी का जो बिजनेस मिक्स है अगर हम वो चेक करते हैं, तो आज 51% सेल इस बिजनेस की जो इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है वहां से आती है, वेयर 34% जो इस बिजनेस की सेल है दैट कम्स फ्रॉम द रिटेल बिजनेस, एंड जो 15% सेल है दैट कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट बिजनेस। तो जब हम इंस्टीट्यूशनल बिजनेस की बात करते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल बिजनेस में दे आर बेसिकली सप्लाइंग फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, या फिर जो डिफरेंट यहाँ जो डिफरेंट ईपीसी कंपनीज है उनको सप्लाई करते हैं, डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज को सप्लाई करते हैं। जैसे हम लार्सन एंड टूब्रो की बात करेंगे तो उनको सप्लाई करेंगे। यहाँ तक जो डिफरेंट मेट्रो के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी इनकी सप्लाई होगी, और यहाँ तक जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी इनकी सप्लाई होगी। सो दिस इज द इंस्टीट्यूशन बिजनेस। वैसे जब हम रिटेल बिजनेस की बात करते हैं, तो रिटेल बिजनेस इज अ B2C बिजनेस, एंड इसमें जो इनकी सप्लाई है जो बिल्डिंग वायर के लिए जनरली रहती है, सो दैट सप्लाई इज डन थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड इवेंचुअली जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे रिटेलर्स को सप्लाई करते हैं। एंड फिर जो इनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है, तो आज इंडिया से केबल्स एंड वायर्स का एक्सपोर्ट बिजनेस इज ऑल्सो बूमिंग। तो पॉलीकैब एंड केईआई इंडस्ट्रीज आर वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स, एंड क्लोज टू 5,000 करोड़ का इंडिया से केबल्स एंड वायर्स का इस टाइम पे एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे पॉलीकैब को एंड आई थिंक केईआई इंडस्ट्रीज को दोनों को काफी बड़ा ऑर्डर मिला था नाइजीरिया से फ्रॉम एन ऑयल रिफाइनरी कंपनी बाय द नेम ऑफ डैंगोटे, एंड वहाँ पे दोनों कंपनीज को काफ़ी बड़ा ऑर्डर था। तो उससे में ये भी पता देखने को लगा कि एक्चुअली में इंडिया की जो बिल्डिंग एंड वायर इंडस्ट्री है यहाँ से एक्सपोर्ट भी काफ़ी ग्रो हो रहा है। तो पहले हम पॉलीकैब का जो इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बिजनेस है इसकी बात करते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल बिजनेस में इनके 3 to 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस है। एक तो इनका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का बिजनेस है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। सेकंड इनका जो इंस्टीट्यूशनल बिजनेस के अंदर आता है दैट इज द ईपीसी बिजनेस, जहाँ पे इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ये सारी चीजें खुद ही करते हैं। तो बेसिकली अगर किसी इंस्टीट्यूशन को जो केबल्स है लगानी है, प्रोजेक्ट की इंजीनियरिंग करनी है, तो केईआई उसमें हेल्प करेगी। एंड क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, तो इसमें एक रिस्क भी आता है वर्किंग कैपिटल, जिसकी हम बात करेंगे। एंड थर्डली यहाँ पे जो बिजनेस आता है दैट इज सेल ऑफ केबल्स एंड वायर्स टू इंस्टीट्यूशंस देमसेल्व्स। तो यहाँ पे अगर हम सेल देखते हैं इंस्टीट्यूशन बिजनेस की, तो इंस्टीट्यूशन की बिजनेस की जो सेल है 1410 करोड़ से 2020 तक 1808 करोड़ के आसपास आई, तो ऑलमोस्ट 10-12-13% की ग्रोथ। प्लस 2021 में यहाँ पे डी ग्रोथ हुई। डी ग्रोथ इस वजह से हुई बिकॉज जब बेसिकली कोविड आया तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स हॉल्ट हो गए थे, इस वजह से हमें डी ग्रोथ दिख रही है। तो यहाँ पे पहले हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स की बात करते हैं कि यहाँ पे क्या स्पेशल है। तो जब हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी का एंट्री बैरियर है, एंड पूरी कंट्री के अंदर इस टाइम पे 2 ही प्लेयर्स हैं जिनकी मेजर सप्लाई है। वन इज केईआई इंडस्ट्री एंड द सेकंड वन इज यूनिवर्सल केबल्स। एंड केईआई इंडस्ट्रीज का जो मार्जिन है, या फिर अगर हम सिर्फ इस सेगमेंट की बात करें, तो यहाँ पे केबल कंपनीज का जनरली 15 to 16% के आसपास का ईबिटा मार्जिन हो सकता है, एज कम्पेयर टू अगर हम बाकी कंपनीज की बात अगर हम नॉर्मल सेक्टर के में मार्जिन देखेंगे तो 10 to 12% है। एंड सेकेंडली यहाँ पे क्या एक एंट्री बैरियर आ जाता है कि 8 ईयर्स का आपको प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, माने 4 to 8 ईयर्स के लिए आपको प्रोजेक्ट्स के लिए क्वालिफाई करते करते ही टाइम लग जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द सेकंड एंट्री बैरियर्स। और भी अगर हम इस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री बैरियर्स देखते हैं, सो बेसिकली EHV केबल्स आर यूज फॉर अंडरग्राउंड पावर ट्रांसमिशन। तो हमने जैसे देखा था कि अंडरग्राउंड इज बीइंग प्रेफर्ड टू द ट्रांसमिशन विच इज बीइंग डन ओवरहेड। एंड यहाँ पे एक और क्या इंटरेस्टिंग चीज है कि इट ऑफर्स सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस ओवर द नॉर्मल जब हम केबल्स की बात करते हैं, क्योंकि इन केबल्स में पावर डेंसिटी ज्यादा है। सो दिस इज अ डुओपोलिस्टिक मार्केट। एंड EHV केबल्स के अंदर सिर्फ दो ही कंपनीज की हमने बात करी, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल कोलैबोरेशन चाहिए। एंड आज भी EHV केबल्स का जो इम्पोर्ट है इंडिया के अंदर होता है।
रिसेंटली जो पॉलीकैब है उन्होंने भी एक टेक्निकल कोलैबोरेशन करा है ये इंडस्ट्री को एंटर करने के लिए, बट आई थिंक यहाँ पे अभी भी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि फुल्ली इंडिया अभी इसके अंदर बेसिकली सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे अभी भी इंपोर्ट है। अगर हम केईआई इंडस्ट्रीज़ के रेवेन्यूज़ देखते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल में, तो इनके रेवेन्यूज़ 2018 के अंदर इस सेगमेंट से 170 करोड़ के थे, whereas 2019 में इनके रेवेन्यू कुछ 190 करोड़ के थे, 2020 में 440 करोड़ के थे, 2021 के अंदर 418 करोड़ के थे, एंड 9 मंथ FY22 में ऑलमोस्ट 368 करोड़ का यहाँ से रेवेन्यू है। तो 2020 में इतना सडन जंप क्यों आया? क्योंकि तमिलनाडु से इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल का, जो काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। सो अगेन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स और भी आगे मिलने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है, क्योंकि धीरे धीरे करके जो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन है उसका यहाँ पे मार्केट शेयर बढ़ते जा रहा है। और भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन बिजनेस में इनका जो सेकंड बिजनेस है जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, दैट इज द ईपीसी बिजनेस, दैट इज इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो जब हम ईपीसी बिजनेस की बात करते हैं तो केईआई इंडस्ट्रीज के जो रेवेन्यू है ईपीसी बिजनेस में से ऑलमोस्ट 634 करोड़ से फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे 466 करोड़ तक आए 2021 में। तो यहाँ पे रेवेन्यूज के अंदर डी ग्रोथ है। एंड यहाँ पे ऐसा डी ग्रोथ क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत क्लियर है कि हम लोग अपने ईपीसी बिजनेस को डी ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि ईपीसी बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है कि आपका वर्किंग कैपिटल में पैसा फंस जाता है। अब आप सब सोचेंगे वर्किंग कैपिटल क्या होता है? तो वर्किंग कैपिटल वो पैसा है जो आपको बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए। तो नेट वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस इन्वेंट्री माइनस ट्रेड पेएबल्स। तो माने जो उधार का पैसा है कि माने जितने भी आपके डेटर्स हैं दोज आर ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर आपकी इन्वेंट्री की आपका इन्वेंट्री में कितना पैसा फंसा हुआ है माइनस योर ट्रेड पेएबल्स कि आपके जो क्रेडिटर्स हैं आपको उनको कितना पैसा देना है। तो ये आपको वर्किंग कैपिटल जानने में हेल्प करेंगे। बट ईपीसी बिजनेस में क्या होता है, अगर किसी को भी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिले तो उसमें एक एलिमेंट होता है रिटेंशन मनी का। माने सपोज करते हैं आपकी कंपनी आज एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेती है ईपीसी का है, एंड जो टर्न की प्रोजेक्ट पूरा वो लेती है कि आप एंड टू एंड पूरा बना के देंगे। माने आप जो आपकी केबल एंड वायर है वो तो प्रोजेक्ट में यूज होगी, बट जो एंड में जो पूरा प्रोजेक्ट लगना है आप उसमें भी हेल्प कर रहे हैं बनाने के लिए, जिसमें पूरा केबल एंड वायर का कॉस्ट ही 25 to 30% है। तो ऐसे प्रोजेक्ट में क्या होता है, क्योंकि आपने पूरा प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्क्रैच बनाया है, तो एट दी एंड जो कस्टमर है ही विल से कि मैं थोड़ा सा आपका मनी रिटेन कर लूंगा, क्योंकि आई वांट टू सी कि प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। तो रिटेंशन मनी हमेशा इनके जो ट्रेड रिसीवेबल्स है उसके अंदर दिखेगा। एंड आज क्लोज टू अगर हम इनका देखते हैं कि कितना रिटेंशन मनी है, दैट इज बेसिकली समवेयर क्लोज टू 309 to 360 करोड़ के बीच में, जो कि पूरा अगर हम इनका जो ट्रेड रिसीवेबल देखते हैं तो 1349 करोड़ का है। तो ऑलमोस्ट 30% इनके ट्रेड रिसीवेबल्स का वो रिटेंशन मनी के अंदर है। बट फ्यूचर में मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है कि दे विल डी रिस्क फ्रॉम द ईपीसी बिजनेस, माने ईपीसी बिजनेस को ये बिजनेस में 10 to 15% तक लिमिट करना चाहते हैं, एंड विच इज वाई मैनेजमेंट इज ऑल्सो वॉकिंग द टॉक। तो आज ईपीसी बिजनेस क्लोज टू 11% ऑफ द बिजनेस है, जो कुछ टाइम पहले 20 to 25% होता था, जिसकी वजह से ट्रेड रिसीवेबल्स और जो रिटेंशन मनी है दैट इज रिड्यूसिंग फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो इससे क्या होगा कि वर्किंग कैपिटल का जो बैलेंस शीट के ऊपर एक्सपेंस है या जो बैलेंस शीट के ऊपर वेट है, धीरे धीरे वर्किंग कैपिटल भी कम होते जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द की ट्रिगर्स। अब हम इंस्टीट्यूशन बिजनेस के अलावा जो इनका रिटेल बिजनेस है इसकी बात करते हैं। कंपनी का जो सेकंड बिजनेस सेगमेंट है दैट इज द रिटेल सेगमेंट, एंड यहाँ पे कंपनी की स्टेटेड स्ट्रैटेजी क्या है, तो इनकी एनुअल रिपोर्ट से है, सो दे वांट टू टेक दिस बिजनेस टू 40 to 50% ऑफ द रेवेन्यूज। अब यहाँ पे ऐसा क्यों कर रही है कंपनी? सबसे बड़ा रीजन है कि जो रिटेल बिजनेस है दैट इज वर्किंग कैपिटल लाइट बिजनेस, एंड इट इज अ हायर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस, एंड यहाँ पे मार्जिन भी आपके बेटर है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर है इनके थ्रू ये बिजनेस होता है, एंड दिस इज बिजनेस टू कंज्यूमर बिजनेस। जब हमने इंस्टीट्यूशनल बिजनेस की बात करी तो दैट इज बिजनेस टू बिजनेस, एंड दिस इज B2C बिजनेस। तो यहाँ पे आपका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये ज्यादा रहेगा, एंड इस बिजनेस को अगर आपको अच्छा करना है तो नेचुरली आपको ब्रांडिंग के ऊपर काफी स्पेंड करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली अगर आपको इस बिजनेस में अच्छा करना है तो ओरिजिनली आपका डिस्काउंट होना चाहिए एज कम्पेयर टू योर पीयर्स। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है और एक चैलेंज भी क्या है? इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि क्योंकि KEI का रिटेल बिजनेस कम था, तो ओवर द ईयर्स उन्होंने रिटेल बिजनेस को अच्छे से ग्रो करा है। एंड यहाँ पे एक और क्या इंटरेस्टिंग चीज है कि वॉल्यूम ग्रो करने का काफी स्कोप रहता है, क्योंकि अगर आप 10% पहले डिस्काउंट पे बेच रहे थे तो आपका जो प्रोडक्ट है आपकी वॉल्यूम्स भी ग्रो कर रही है, एंड धीरे धीरे करके वो 10% का डिस्काउंट जैसे जैसे ब्रांड क्रिएट हो रहा है वैसे वैसे करके अब डिस्काउंट 5% का हो गया। तो मोस्ट ऑफ द केबल एंड वायर कंपनीज को अगर आप देखेंगे जो आज मार्केट लीडर्स हैं, तो उनका भी बिगिनिंग में यही स्ट्रैटेजी था कि आप इनिशियली डिस्काउंट पे सेल कर रहे हैं, एंड धीरे धीरे करके आपका जो डिस्काउंट है दैट इज नैरोइंग, एंड इवेंचुअली वो डिस्काउंट फिनिश हो जाता है।
तो सिमिलरली केईआई इंडस्ट्रीज के केस में भी यही मोस्ट प्रॉब्ली यही रहेगा। एंड एक्चुअली में यू वांट अ केबल एंड वायर कंपनी जो इस स्टेज के अंदर हो, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। सेकेंडली, अगर हम इनका जो रिटेल बिजनेस है इसके अंदर इनके नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स देखते हैं, 3 to 4 ईयर्स में 2017 में इनके कुछ 1147 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, जो आज 2021 के अंदर 1655 के आसपास हुए हैं। एंड अगर हम रीजन वाइज सेल्स देखते हैं तो नॉर्थ रीजन में 37% सेल्स हैं, विच इज नॉट सरप्राइजिंग क्योंकि कंपनी का जो ओरिजिन है दैट इज नॉर्दर्न। वेस्ट में 15% है, साउथ में 20% है एंड ईस्ट में 28% के आसपास है। एंड इस बिजनेस में हाउसिंग वायर इज 55%, वेराज जो लो टेंशन एंड हाई टेंशन वायर्स है दैट इज क्लोज टू 45% ऑफ द मिक्स। अगर यहाँ पे इनका जो स्पेंड है एडवर्टाइजिंग में, अगर हम वो चेक करते हैं तो कुछ टाइम पहले इनका स्पेंड ऑलमोस्ट क्लोज टू 1% ऑफ द सेल्स था, जो 2020 में ऑलमोस्ट 1.8 to 2% ऑफ द सेल्स हुआ। 2021 के अंदर एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स एड का स्पेंड था, दैट ऑल्सो डिक्लाइन। क्यों डिक्लाइन हुआ? प्राइमरी रीजन दैट इज बेसिकली द पैंडेमिक, इसकी वजह से हुआ। एंड यहाँ पर हम इस बिजनेस का रेवेन्यू देखते हैं तो 2018 में कुछ 680 करोड़ के आसपास का था, वेराज 2019 के अंदर यहाँ पे जो रेवेन्यू है बढ़ गया कुछ क्लोज टू 980 करोड़ के आसपास हो गया। एंड 2019 में 1400 करोड़ था, देन अगेन 1470 करोड़ था, 1410 करोड़ था 2020 में, एंड 2021 में भी 1408 करोड़ था। तो लास्ट 2 ईयर्स में रेवेन्यूज फ्लैट है बिकॉज द कंपनी वॉज बेसिकली जब पैंडेमिक आया तो रिटेल बिजनेस एक्चुअली में लास्ट 2 ईयर्स में जो केबल एंड वायर इंडस्ट्री है दैट हैज डीग्रोन बाय 15% इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बिकॉज ऑफ कोविड। स्टिल दे वर एबल टू होल्ड देयर वॉल्यूम्स और स्टिल दे वर एबल टू होल्ड देयर वैल्यू। एंड यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये चैनल फाइनेंसिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ चैनल फाइनेंसिंग का क्या मतलब है कि जो अपने पार्टनर्स है बेसिकली जो चैनल फाइनेंसिंग है उसका अडॉप्शन हो रहा है। तो जैसे एक सिंपल नटशेल में हम समझना चाहें तो सपोज करते हैं अगर जो केईआई इंडस्ट्रीज है तो और उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर है अगर वो केईआई इंडस्ट्रीज को गुड्स के सप्लाई के लिए ऑर्डर देता है तो केईआई इंडस्ट्रीज उनको गुड्स सप्लाई करती है। देन अगेन जो केईआई इंडस्ट्री है वो इनवॉइस को एक्सेप्ट करती है और इट प्रोवाइड्स पोस्ट डेटेड चेक्स, या फिर जो बैंक है उनको जो ओडी है उसके लिए अलाउ करते हैं डीलर को टू मेक द पेमेंट टू द कॉर्पोरेट। तो माने कि आपका अगर ये चैनल फाइनेंसिंग रिकोर्स है तो आपको ट्रेड रिसीवेबल्स में दिखाना पड़ेगा। पर अगर आपका चैनल फाइनेंसिंग नॉन रिकोर्स है, माने कि अगर आपने बेसिकली आपने सेल करी, सपोज करते हैं हम केईआई इंडस्ट्रीज है, हमने सेल करी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एंड बैंक ने हमें पेमेंट रिलीज कर दी एंड बैंक को आफ्टर 3 months जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे कैश कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 2 मॉडल्स होते हैं, वन इज रिकोर्स एंड सेकंड वन इज नॉन रिकोर्स। तो अभी करंटली यहाँ पे 75% to 100% केईआई इंडस्ट्रीज का जो सेल है दैट इज रिकोर्स। माने अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने पेमेंट नहीं करी देन आपके ऊपर जो रिकोर्स है वो आ सकता है। वेयर नॉन रिकोर्स का क्या मतलब है कि आपके ऊपर जो लाइबिलिटी है वापस नहीं आती। तो यहाँ पे इसमें क्या आएगा कि क्यों केईआई इंडस्ट्रीज इज ट्राइंग टू रिप्लेस रिकोर्स चैनल फाइनेंसिंग विद नॉन रिकोर्स चैनल फाइनेंसिंग। एंड यहाँ पे अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो आपको एक्चुअली में जो नॉन रिकोर्स चैनल फाइनेंसिंग है मिल जाती है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 50 to 75% ऑफ चैनल फाइनेंसिंग इनका नॉन रिकोर्स हो जाएगा। एंड नॉन रिकोर्स हो गया तो अगेन क्या होएगा, थिंकिंग अबाउट वर्किंग कैपिटल, कि आपकी जो ट्रेड रिसीवेबल डेज हैं दे विल फॉल, राइट। आपकी बैलेंस शीट और भी ज्यादा लाइट हो जाएगी। एंड एक्चुअली में कंपनी का जो स्टेटेड मिशन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो यही है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो नॉन रिकोर्स चैनल फाइनेंसिंग है दैट शुड इंक्रीज। तो अगेन ये भी एक ट्रिगर है इनके रिटेल बिजनेस में। और इनके अगर हम रिटेल बिजनेस में देखते हैं तो जैसे हम यहाँ पे इनका ट्विटर हैंडल देख सकते हैं, तो ट्विटर हैंडल के ऊपर भी इन्होंने काफी ज्यादा एंगेजमेंट के लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज करे हुए हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इनका इंस्टाग्राम हैंडल देखें तो इंस्टाग्राम हैंडल में केबल एंड वायर इंडस्ट्री के कुछ मोर देन 6000 फॉलोअर होना इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। यहाँ पे भी इन्होंने काफी सारी एक्टिविटीज करे हैं। साथ साथ जो हम आईपीएल टीम्स को देखते हैं तो केईआई इंडस्ट्रीज उनको भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। 2 to 3 years डाउन द लाइन जब इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स एस्टैब्लिश हो जाएंगे, जब इनका बिजनेस अच्छा हो जाएगा, अच्छे से एस्टैब्लिश होएगा, सो दे विल ऑल्सो स्टार्ट लॉन्चिंग FMEG प्रोडक्ट्स जो इस टाइम पे पॉलीकैप कर रहे हैं। तो पॉलीकैप इज गोइंग द हैवेल्स वे एंड केईआई इंडस्ट्रीज इज गोइंग द पॉलीकैप वे। माने कि आप FMEG प्रोडक्ट्स में आप बल्ब्स, फैंस या जो वाटर हीटर्स है आप उनको लॉन्च कर सकते हैं। एंड दीज आर नोन एज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो फैंस एंड बल्ब्स आर एग्जांपल ऑफ FMEG। बल्ब्स तो स्पेशली FMEG का एग्जांपल है क्योंकि आप बार बार उनको चेंज करेंगे, बल्ब्स या जो LED लाइट्स आती हैं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ FMEG एंड दिस लॉन्च इज लाइक 2 to 3 years अवे। सो अगेन Polycab is going the Havells way, that is trying to become a consumer durable electrical goods company, whereas KEI Industries is going the Polycab way, that you are trying to become an FMEG company, a building and wire company, and also a company जिसका institutional sales segment बहुत strong है।
हम इस कंपनी का P2P एनालिसिस करते हैं विद पॉलीकैब एंड फिनोलेक्स एंड हम एक बार हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं दोनों कंपनीज के एंड क्या फाइनेंशियल्स में फर्क है। इन साथ साथ हम इस कंपनी का डिटेल्ड वैल्यूएशन भी करेंगे, बुल बेयर एंड बेस सिनेरियो बनाएंगे एंड एक्चुअली वी विल ट्राई टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल्स टू वैल्यू दिस कंपनी, देखने के लिए कि आज ये चीप है, महंगी या फेयर वैल्यू के रेंज में। जस्ट बिफोर वी गो हेड टू वैल्यूएशंस ऑफ द स्टॉक एंड जब हम बुल बेयर और बेस सिनेरियो बिल्ड करेंगे तो उससे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि एसओआईसी मेंबरशिप के अंदर क्या क्या चीजें हैं एंड एसओआईसी मेंबरशिप में कितने डिफरेंट बंडल्स हैं। सो ओवर हियर दिस इज द इंग्लिश कोर्स, दिस इज द हिंदी कोर्स एंड दीज आर द कंटिन्यूस क्लासेस एंड इन कंटिन्यूस क्लासेस सो एक कॉमन डैशबोर्ड है बेसिकली वेयर वी आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड उसके बाद if you look at the dashboard again, so there are like multiple webinars. तो जैसे recently master class on low float stocks करी थी, तो any student of us who attended the class, he could easily realize कि whenever a low float stock falls or whenever there is upper circuits on low float stocks, so you can easily understand the pattern and again कि sometimes where some stocks where the valuations are obscene, part of the reason is because float is cornered over there. So this was a master class of more than 3 hours which we did on low float stocks. Then we did a master class on fluorine industry. Then recently on the hospital sector as well. So all these sectoral webinars are part of the course. And this hospital sectoral webinar, I think this lasted for more than 4 hours, and we discussed the entire industry. So it almost took us 3 to 4 months to conclude this one webinar. Then we have analyzed the fintech space with Indian and global examples. So this was done in collaboration with Mr. Saket Mehrotra. Then how to analyze quarterly results, that how you can go about analyzing quarterly results. Then we have also done a detailed analysis on real estate sector, the insurance landscape. Similarly, in this year, July, we did a detailed analysis on Gujarat Fluorochemicals, Neogen Chemicals, and Oriental Aromatics, which is also part of the course. Then we covered Indian Energy Exchange, CDSL, and all these companies, their business from scratch in this year, February, right, in 2021 February. Then we have covered the banking landscape from basics, from very basics, all the accounting terms, all the good players, and we have tried to create different segmentations of the landscape. Then there is also a webinar which is also there on YouTube channel, that is Unseen Trends in Biotechnology. And finally, we have done 3 more webinars. One is on gold finance NBFCs, API sectoral analysis, and especially understanding the specialty chemical sector. So this was done in 2021 November December, where we covered Naveen Fluorine, Deepak Nitrite, and all the companies, and actually what you should look about different companies in the chemical sector. Apart from this, so these are also the ratings and reviews of the course. You can check them as well. And link to joining the SOIC membership is in the description below. Now let's come to the valuations of KEI Industries. Valuations एक बार करने से पहले हम लोग KEI Industries में एक चीज देख लेते हैं. तो basically SOIC Excel sheet है, तो इसमें हमने fraud sheet और ये सब बना रखा है. So this is part of the SOIC intensive course only. SOIC membership का ही part है. So different ratios are also covered over here. Everything is done automatically for you. तो पर एक बार यहाँ पे आगे हम KEI इंडस्ट्रीज का P2P एनालिसिस करते हैं विद द लाइक्स ऑफ पॉलीकैब एंड फिनोलेक्स, एंड एक बार हम इस इंडस्ट्री को सेगमेंट करते हैं कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे रहते हैं. तो एक बार पहले हम CFO टू EBITDA रेशियो देखते हैं कि आपका कितना जो EBITDA है, आपका कितना EBITDA कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. मानिए अगर आप 100 करोड़ का EBITDA करते हैं, तो उसमें से अगर 60 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट होता है, सो दैट मीन्स कि आपका 60% के आसपास जो EBITDA है वो CFO में कन्वर्ट हो रहा है. मानिए आपका कामकाजी मुनाफा आपका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है, आपके जो ऑपरेशन से कैश जनरेट हो रहा है उसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है. तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज बिटवीन FY18 टू FY21 पॉलीकैब का 77% होता है, KEI का 57% होता है, फिनोलेक्स का 53% होता है. सो पॉलीकैब क्लियरली इज द बेस्ट ओवर हियर. नाउ अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, तो सेल्स ग्रोथ लास्ट 9 इयर्स में, जब 2 इयर्स का कोविड का इम्पैक्ट था, उससे पहले KEI इंडस्ट्रीज का सेल्स ग्रोथ हैज बीन बेस्ट, बेसिकली द बेस्ट अमंग्स दीज 3 कंपनीज. एक्सपोर्ट मिक्स में भी KEI इंडस्ट्रीज का एक्सपोर्ट मिक्स इज बेटर देन ऑल द कंपनीज. ट्रेड रिसीवेबल डेज में फिनोलेक्स का ट्रेड रिसीवेबल डेज इज द बेस्ट, बट इफ यू लुक एट दिस, तो KEI इंडस्ट्रीज का जैसे हमने बात करी थी कि EPC बिजनेस बहुत है, तो क्योंकि EPC बिजनेस है, तो वहाँ पे एक तो रिटेंशन मनी का क्लॉज आ जाता है, तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का आपका पैसा ऐसे ही ब्लॉक हो जाता है. एंड सेकेंडली क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बिजनेस ज्यादा है, इस वजह से जो ट्रेड रिसीवेबल डेज है वो ज्यादा है. पर जैसे जैसे रिटेल बिजनेस स्टार्ट्स इंचिंग अप एज अ परसेंटेज ऑफ द इंटायर सेल, तो ये जो ट्रेड रिसीवेबल डेज है ये कम होने चाहिए. अगर ट्रेड रिसीवेबल डेज हुआ, तो आपका जो वर्किंग कैपिटल है, माने जो बिजनेस को चलाने का कैपिटल है,
वो भी कम हो जाएगा एंड आपका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट विल इंक्रीज। बट स्टिल आरओसी केईआई इंडस्ट्रीज का वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री है, क्योंकि एसेट टर्न्स केईआई इंडस्ट्रीज के काफी अच्छे हैं। एंड जस्ट इमेजिन अगर वर्किंग कैपिटल एक्चुअली में कम हो जाता है, तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी अगर हम देखते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज अलग से, तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी पॉलीकैप का 480 करोड़ है, केईआई इंडस्ट्रीज का 984 करोड़ है। ऑल ऑफ दिस इज परफॉर्मेंस गारंटी, कि क्योंकि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो उसमें आपको परफॉर्मेंस गारंटी भी देनी पड़ती है बार बार, कि मतलब आपका एक तो रिटेंशन मनी के क्लॉजेस भी हैं, परफॉर्मेंस गारंटी के भी क्लॉजेस हैं। तो पॉलीकैप के केस में जो सब्सिडीज है उनके लिए इनकी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज है, उनको लोन्स दे रखे हैं, whereas केईआई के केस में परफॉर्मेंस गारंटीज हैं एंड एज अ परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ 27% है, whereas एज अ परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ पॉलीकैप के केस में 10% है। तो ये केईआई के केस में एक माइनर रेड फ्लैग है, कि अगर ये चीज नहीं घटती तो एक्चुअली में दिस इज ऑन द हायर साइड ऑफ थिंग्स। बट जैसे वेयर द पक इज मूविंग, वेयर द डायरेक्शन इज गोइंग, दिस विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। एक्चुअली लास्ट ईयर तो ये 33-35% था, बट इस ईयर 27% आ गया। सो आई थिंक डायरेक्शन वाइज इट सीम्स टू बी वेरी क्लियर कि बिजनेस में क्या हो रहा है। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर हम देखते हैं, तो केईआई इंडस्ट्रीज के केस में नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 1100 टू 1655। पॉलीकैप के केस में उनके डिस्ट्रीब्यूटर कुछ ज्यादा ही हो गए थे, तो उन्होंने रिसेंटली रिड्यूस भी करे, फिर अब धीरे धीरे वापस करके बढ़ाना स्टार्ट करें। तो दीज आर द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। ईबिटा मार्जिन अगर हम देखते हैं, 2015 में पॉलीकैप का जो ईबिटा मार्जिन था दैट वाज क्लोज टू 9.2%। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे दैट इज क्लोज टू 12.5%। पार्ट ऑफ द रीजन इज कि पॉलीकैप का जो रिटेल मिक्स है दैट इज सुपीरियर, एंड क्योंकि रिटेल में मार्जिन आर बेटर, लोअर वर्किंग कैपिटल भी एम्प्लॉयड है, तो इस वजह से ईबिटा मार्जिन ज्यादा है। आरओसी पॉलीकैप का इसलिए हमें कम दिखता है, पार्ट ऑफ द रीजन इज क्योंकि एफएमईजी बिजनेस में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिसमें जस्ट दे हैव ब्रोकन इवन एंड बेसिकली दे हैव टर्न्ड ईबिटा पॉजिटिव। तो अगर हम केईआई इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो केईआई इंडस्ट्रीज का जो ईबिटा मार्जिन है, माने जो कामकाजी मुनाफा वाला मार्जिन है, वो 9.5% से बढ़ के ऑलमोस्ट 11% तक आया है। राइट, फिनोलेक्स का भी 10.6% से बढ़ के पहले बीच में 15 गया, अब आके 12.8% है। बट यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको मैं चीज दिखाता हूँ कि यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ ईएचवी बिजनेस, जो हमने एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बिजनेस की बात करी, तो इसकी आपकी जो यूनिट इकोनॉमिक्स है वो ब्रेक डाउन करके बात करता हूँ। तो कॉस्ट टू सेटअप वन प्लांट इज 200 करोड़, उसमें एसेट टर्न्स 4x के हैं, तो 800 करोड़ की मोटा मोटा सेल है। एंड सो वन इज फिक्स एसेट्स का जो आपको 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो यूनिट इकोनॉमिक्स माने कि हम इसके प्लांट की क्या इस पे से रिटर्न ऑन कैपिटल केईआई कमा सकते हैं, वो देख रहे हैं इस टाइम पे। तो 200 करोड़ का प्लांट लगेगा तो 800 करोड़ की सेल होगी, 800 करोड़ ऑफ सेल्स। 15% ईबिटा मार्जिन है, सो किसी रिपोर्ट में 16% भी लिखा है, किसी में 16.5 भी लिखा है, बट हम कंजर्वेटिव होकर 15 ही लेके चलते हैं। तो ईबिटा इनका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज से जस्ट एज एन एग्जांपल 120 करोड़ के आसपास हो सकते हैं। वेराज अगर हम अज्यूम करते हैं कि 20 करोड़ का डेप्रिसिएशन है, 10 साल में पूरा डेप्रिशिएट हो जाता है, तो ईबिट इनका यहाँ पे कुछ 100 करोड़ के आसपास है। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 400 करोड़ की होगी, तो इन्वेस्टेड कैपिटल डिनोमिनेटर में ऑलमोस्ट 600 करोड़ के। इन्वेस्टेड कैपिटल कैसे आया, एक तो आपका जो कॉस्ट टू सेटअप प्लस योर वर्किंग कैपिटल, तो दैट इज 600 करोड़। एंड 600 करोड़ पे आप कितना ईबिट कमाते हैं, 100 करोड़ का। तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बिजनेस में 17 to 18% के आसपास है, विच इज अ डिसेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वेराज अगर हम और फर्दर कंपैरिजन करते हैं, तो आपको पता लगेगा कि फिनोलेक्स केबल्स को क्यों वैल्यूएशन नहीं मिलती। उसका रीजन एक तो ये है कि इफ यू जस्ट लुक एट द एफएमईजी रेवेन्यूज, तो एफएमईजी रेवेन्यूज में फिनोलेक्स केबल के जो एफएमईजी रेवेन्यू है वो 37.8 करोड़ से 37.8 करोड़ से सिर्फ 74.3 करोड़ तक आए। Whereas केईआई इंडस्ट्रीज, सॉरी पॉलीकैप का जो एफएमईजी रेवेन्यू है वो 198 करोड़ से 1034 करोड़ तक आया। दिस इज लाइक इनसेन ग्रोथ इन लास्ट 5-6 ईयर्स जो पॉलीकैप ने करी है। एंड ईबिट मार्जिन में भी दोनों का ईबिट मार्जिन पॉजिटिव हो गया बिजनेस, पहले कुछ टाइम के लिए नेगेटिव था, पॉलीकैप का फिर भी 1-2% के आसपास कर रहा था। बट आई थिंक पॉलीकैप के केस में आज 40 का भी इसलिए मिलता है क्योंकि पॉलीकैप हैज बीन एबल टू डेमोन्स्ट्रेट दिस। अब जैसे हैवेल्स के केस में क्या है कि वो दूसरे दूसरे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में है, तो अब पॉलीकैप की जो नेक्स्ट जर्नी है दैट विल बी एंटरिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स इन बेसिकली कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज ऑफ पॉलीकैप के लिए वो होगी। जो क्रेडिट्स हैं फॉर दिस डेटा इज बेसिकली फ्रॉम अ ब्रोकरेज, सो वी मेंशनड इट। एंड यहाँ पे एक और चीज देखते हैं कैपेसिटी वाइज, तो ये कैपेसिटीज है। आई थिंक पॉलीकैप का जो कैपेसिटी है, तो दे हैव मोर देन 24 प्लांट्स। केईआई इंडस्ट्रीज के 5 प्लांट्स हैं, सो अगेन पॉलीकैप के प्लांट ऑल ओवर इंडिया है। एंड साथ साथ पॉलीकैप के डिस्ट्रीब्यूटर भी सबसे ज्यादा है, तो पॉलीकैप के पास रिटेल बिजनेस में तो 100% एडवांटेज है ही।
KEI is actually at that stage जहाँ पे Polycab 5 years ago था, 2015 2014 में, when it was basically starting the FMEG business and जब retail पे focus increase हुआ था, branding पे focus बढ़ा. तो Polycab is actually going towards the Havells way. Polycab is focusing towards the Havells way. KEI is focusing towards the Polycab way, right? एंड अगर हम कैपेबिलिटीज देखते हैं तो सारे प्लेयर्स में ऑलमोस्ट सारी कैपेबिलिटीज है अपार्ट फ्रॉम अपार इंडस्ट्रीज जिसका फोकस जो सोलर केबल्स पे उन पे काफी है. बट EHV केबल्स में रिसेंटली पॉलीकैब ने भी टाई अप करा है विद अ फॉरेन कंपनी आने के लिए इसके अंदर. बट आई थिंक KEI इंडस्ट्रीज इज स्टिल द मार्केट लीडर एंड क्योंकि वो जो प्री क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है that will take a significant while for Polycab to basically crack this market. जो यूनिवर्सल केबल्स है तो स्कटलबट से पता लगता है कि देयर आर सम फैमिली डिस्प्यूट्स व्हिच आर गोइंग ऑन. तो यूनिवर्सल केबल का भी इस टाइम पे EHV केबल में जो मार्केट शेयर है दैट बेसिकली लुक्स टू बी ऑन अ स्लिपरी रोप. FMEG ग्रोथ पॉलीकैब की 28% केगर है, हैवेल्स का 10% है, वी-गार्ड का 8% है. दिस इज व्हाई मार्केट इज गिविंग हाई वैल्यूएशन टू पॉलीकैब राइट नाउ. नाउ लेट्स फाइनली कम टू द वैल्यूएशन ऑफ KEI इंडस्ट्रीज. तो यहाँ पे अगर हम सिंपली पहले बिजनेस का मिक्स देखते हैं तो रिटेल बिजनेस 978 करोड़ से 1408 करोड़ हुआ. तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या देखने को आपको मिलती है, फिक्स एसेट टर्न. फिक्स एसेट टर्न हमें एक बिजनेस बारे में क्या बताते हैं कि इस बिजनेस का अगर अगर सपोज करते हैं मैं इस बिजनेस में 1 रुपए का एसेट लगाऊं तो उससे 8 रुपए की सेल हो रही है 2018 में, राइट. तो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ फिक्स एसेट टर्न इज. एंड इनका जो केपेक्स है नेक्स्ट 4 इयर्स का कुछ 600 करोड़ का केपेक्स प्लान है which is like 150 crores of capex every year. So almost like यहाँ पे अगर fixed asset turn 8x का अगर आ जाता है तो almost 1200 crores of additional sales type. तो माने यहाँ से जो 600 crores का capex है that can give them 4800 crores of additional sales आज के copper prices पे. एंड यहाँ पे माने कि जो इनका आज की सेल्स है 5000 करोड़ के आसपास की, तो माने सेल डबल हो सकती है आज के केपेक्स से. एंड अभी भी थोड़ी थोड़ी कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज है. जैसे रिटेल बिजनेस में जो वायर बिजनेस है उसमें 61% 65% ही यूटिलाइजेशन है. फिर जब हम EHV की बात करते हैं तो फुल यूटिलाइजेशन पे थी. स्टील वायर्स में भी फुल यूटिलाइजेशन है. सो अगेन यहाँ देयर इज स्कोप फॉर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूवमेंट एज वेल. नाउ फाइनली कमिंग टू द वैल्यूएशन पार्ट. तो हम DCF करने की सोच रहे थे बट हमने इस पे DCF क्यों नहीं करा, क्योंकि पार्ट ऑफ द रीजन इज बिकॉज दीज आर ग्रोइंग बिजनेसेस एंड यहाँ पे वर्किंग कैपिटल भी स्ट्रक्चरली कम होने वाला है. तो assumptions ज्यादा हो जाती है थोड़ी सी. Even though we thought we could do a DCF analysis, but DCF we'll do soon because next analysis we'll be doing some of the parts for a conglomerate. वो भी आप देखेंगे जरूर. तो sales में if we just look at this, so sales में if I just look at KEI Industries, तो अगर हम assume कर दें कि मैनेजमेंट का गाइड तो 18% के आसपास का है, पर हम फिर भी कंजर्वेटिव होके 15% का सेल्स गाइड अज्यूम करते हैं कि 15% के आसपास सेल ग्रोथ होती है. एंड नेक्स्ट ईयर कोई मार्जिन इंप्रूवमेंट नहीं होती. बट जैसे जैसे रिटेल बिजनेस 40 to 50% ऑफ बिजनेस जाता है, लाइक जैसे जैसे रिटेल बिजनेस 40 to 50% ऑफ बिजनेस जाता है, योर मार्जिन स्टार्ट्स इंचिंग अप बाय 20 बेसिस पॉइंट्स ईयर के आसपास से. अगर हम अज्यूम करते हैं कि आपको 0.2% के आसपास से जो आपका मार्जिन इंप्रूवमेंट है दैट स्टार्ट्स कमिंग इन. तो एज यू कैन सी कि अगर हम बहुत कंजर्वेटिव होके असम्पशंस लेते हैं कि बाय 2027, सो अगेन दीज आर असम्पशंस, दे कैन बी 100% रॉन्ग. मेरे मैं आपके साथ कर क्यों रहा हूँ, ताकि आपको एक ब्रॉड आइडिया और अप्रोक्सीमेशन ऑफ वैल्यूएशन लग जाए, राइट. तो 11% से 11.8% तक EBITDA मार्जिन का जा सकते हैं नेक्स्ट 4 to 5 years. एंड अगर हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट 1% ऑफ सेल्स ही पकड़ के चलते हैं तो वी गेट डेप्रिसिएशन ऑफ 100 करोड़ के आसपास की, विच इज इन लाइन विद द मेंटेनेंस केपेक्स स्पेंड्स, राइट, जो पास्ट ट्रेंड दिखा रहे हैं हमें. एंड इफ यू लुक एट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सो बाय 2027 कुछ 1100 करोड़ का PBT हो सकता है इस कंपनी का, जो आज ट्रेलिंग बेसिस पे 464 करोड़ के आसपास है, राइट. सो अगेन पैट इस कंपनी का कुछ 828 करोड़ के आसपास आ सकता है अगर हम कंजर्वेटिव असम्पशंस पे चलते हैं कि 15% की ग्रोथ आएगी, राइट. क्योंकि मैनेजमेंट ने तो 18% के आसपास का गाइडेंस दिया है, बट हम 15% लेके ही चलते हैं. लेट्स ऑलवेज बी कंजर्वेटिव ओनली. सो यहाँ पे अगर हम CAGR देखें, बुल बेयर और बेस सिनेरियो बनाए एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल्स लेके देखें, तो फर्स्ट थिंग इज कि बुल के सिनेरियो में क्या होएगा इस कंपनी के अंदर. अगर 30x का मल्टीपल मिलता है इस कंपनी को, 30 का PE मिलता है इस कंपनी को, तो देन दैट मीन्स कि फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी पे इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कुछ 2760 रुपीज के आसपास का हो सकता है. दैट इज 5 years डाउन द लाइन. नाउ अगर हम बुल केस तभी होएगा जब इस कंपनी में फ्री कैश फ्लो स्ट्रक्चरली इंप्रूव होएगा एंड एक्चुअली में जो इस कंपनी का वर्किंग कैपिटल है दैट विल रिड्यूस.
तो बुल केस के लिए नैरेटिव आपको क्या चाहिएगा कि ये बिजनेस एफएमईजी एंटर करके एफएमईजी बिजनेस ये सक्सेसफुली स्केल कर रहा है। तो नैरेटिव ये है, एंड साथ साथ जो रिटेल मिक्स है दैट हैज आल्सो स्ट्रक्चरली इंप्रूव। तो बुल केस के लिए नैरेटिव ये होगा, नंबर्स आपके सामने ये होंगे कि एक्चुअली में नैरेटिव के साथ साथ आपको जो अभी मैं 15% की ग्रोथ बोल रहा हूँ, आपको शायद से 15% की नहीं 18-20% की भी आपको ग्रोथ दिख सकती है। बट मैंने 15% क्यों लिया है, क्योंकि अजम्पशंस को हमेशा कंजर्वेटिव रह के चलना चाहिए। आप गलत तो हो गई अजम्पशंस में, वो तो पॉसिबल ही नहीं कि गलत ना हो, क्योंकि फोरकास्टिंग टेल्स यू मोर अबाउट द फोरकास्ट। मैं आपके साथ कर रहा हूँ ताकि आपको ब्रॉड आइडिया लग जाए वैल्यूएशन का। तो यहाँ से CAGR जो इस स्टॉक में आ सकता है दैट इज 23%। विराज बेयर केस में अगर रिटेल बिजनेस नहीं इंप्रूव होता मिक्स का, एफएमईजी बिजनेस स्केल नहीं होता, नैरेटिव नहीं बन पाता, इंस्टीट्यूशनल और ईपीसी बिजनेस वापस स्केल करने लग जाते हैं, तो बेयर केस में अगेन 11% के आसपास का CAGR है, जो आज पी मल्टीपल है, जो अभी अगर हम एनुलाइज करें 22-23 टाइम्स पे, वो कॉन्ट्रैक्ट होके 18x के आसपास आ जाएगा। तो बेयर केस हमारा ये है। एंड बेस केस है हमारा दैट इज कि आज का जो रिटेल बिजनेस है वो 34 से 40% तक जाता है, राइट? अगर जो इफ यू टॉक अबाउट नैरेटिव, एंड यहाँ पे उस टाइम पे री रेटिंग नहीं होती, सेम मल्टीपल के ऊपर रहता है। तो बेस केस के अंदर इट assumes it gives a 14% type CAGR, right? But now some of the most important words in investing are margin of safety. कि अगर आपका कोई इसमें एक्सीडेंट ना हो, इफ यू नीड अ सफिशिएंट कुशन इन्वेस्टिंग के अंदर, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी टीचेस अस कि अगर सो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बेयर केस के अंदर भी मिनिमम 15% रिटर्न देख सकते हैं, then that leads to margin of safety within a company if you're sure on the growth prospects. Maybe you have to be very very conservative. So suppose if the stock comes to 832 rupees types, then from there a 16 to 17% cut from here. So in that scenario, in a bear case you end up making 15% return, in a base case you end up making an 18% return, in a bull case you end up making a 27% return. So this is the level where the margin of safety is really really present, like this market cap, this stock price. So this is something that you have to think about कि आपको कैसे सोचना है वैल्यूएशन बारे में। डू लेट अस नो कि अगर आपको ये तरीका वैल्यूएशन का अच्छा लग रहा है, तो वील कीप कमिंग अप विद मोर इनोवेटिव वेज ऑफ वैल्यूएशन। आपको DCF भी सिखाना है, मैंने सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन भी सिखाना है, बट दिस इज हाउ वी आर सॉर्ट ऑफ वैल्यूइंग द कंपनी। अगर यहाँ पे अगर हम ग्रोथ रेट बढ़ा दें कि या इंडस्ट्रीज का, बस अगर यहाँ से अगर ग्रोथ रेट बढ़ जाता है इस कंपनी का, तो अगर 18-20% की ग्रोथ आती है, देन दैट इज कि एक्चुअली में फिर उतना ज्यादा वैल्यूएशन भी आ सकता है, राइट? अगर 18-20% की ग्रोथ रेट हो जाती है तो ये वैल्यूएशन हमारा बहुत कंजर्वेटिव है। बट वैल्यूएशन में कंजर्वेटिव ही रहना चाहिए कि अगर आप कंजर्वेटिव होकर भी पैसा बना लेते हैं एक सिनेरियो के अंदर, या अगर आपके हिसाब से कंजर्वेटिव सिनेरियो में भी पैसा बनता है, then that is actually where even in your assumptions margin of safety is built in. यहाँ पे अगर हम इनके 3 की रॉ मटेरियल्स देखते हैं, तो रिस्क की अब अगर हम बात करते हैं, तो वन ऑफ द रिस्क इज रॉ मटेरियल वॉलिटिलिटी। तो फर्स्ट की रॉ मटेरियल कॉपर है, विच इज लाइक 40% ऑफ द रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस। फिर एल्यूमिनियम एंड PVC है। तो PVC लाइंस में जो उसके लिए तो KEI बैकवर्ड्स इंटीग्रेटेड है, तो PVC ऑलमोस्ट 10 to 12% ऑफ कॉस्ट है। जो एल्यूमिनियम है दैट इज ऑल्सो 13 to 15% ऑफ द कॉस्ट। पर यहाँ पे क्या होता है कि जब कॉपर की प्राइसिंग बहुत ऊपर जाती है, तो इनकी जो आर्टिफिशियली सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड लगेंगी, क्योंकि सेल्स आर नथिंग बट योर वॉल्यूम इनटू प्राइस। तो जो प्राइसिंग होती है कॉपर की दैट इंक्रीजेस, तो वायर्स की भी जो प्राइसिंग है दैट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पे एक रिस्क तो है कि अगर कॉपर की प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएं, तो इनकी जो टॉप लाइन है दैट विल ऑल्सो आर्टिफिशियली लुक लो। तो हमेशा वॉल्यूम ग्रोथ को यहाँ पे देखना चाहिए, बट इस टाइम पे हमें जो वैल्यू ग्रोथ एंड वॉल्यूम ग्रोथ है, तो सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट लगेगी नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में, अगर कॉपर के प्राइसेस यहीं रहते हैं तो। एंड यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ईबिटा मार्जिन आर वेरी स्टेबल, माने 10-11% के बीच में जो ईबिटा मार्जिन है लास्ट 3-4 ईयर्स से वहीं पे चल रहे हैं। तो ईबिटा मार्जिन में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है। एंड यहाँ पे अगर हम एक कंपैरिजन करते हैं ग्रॉस मार्जिन का और कॉपर की प्राइसिंग वेरिएशन में एंड जो एल्यूमिनियम की प्राइसिंग वेरिएशन में, सो अगेन वी विल सी दैट द ट्रेंड ऑफ ग्रॉस मार्जिन इज ऑल्सो वेरी वेरी स्टेबल। दिस इज अ लो ग्रॉस मार्जिन इंडस्ट्री, 20 to 25% टाइप्स ग्रॉस मार्जिन इंडस्ट्री, बट स्टिल यहाँ पे जो ग्रॉस मार्जिन की स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है।
तो यहाँ पे KEI इंडस्ट्रीज को अगर लैडर पे मूव अप करना है, जैसे हमने वैल्यूएशंस में बात करी, तो उनको धीरे धीरे करके जो रिटेल सेगमेंट ऑफ द बिजनेस है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे एक और हम रिस्क देखते हैं तो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर इज कि अगर इनका EPC बिजनेस वापस काफी तेजी से ग्रो होने लग जाता है, देन अगेन दैट इज अ रिस्क फैक्टर, क्योंकि मैनेजमेंट की स्टेटेड गाइडेंस या जो स्टेटेड पॉलिसी है वो क्या है कि हमारा ये बिजनेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। एंड यहाँ पे एक इसके बाद और भी क्या यहाँ पे एंटी थीसिस आता है कि अगर इंडस्ट्री के अंदर कंपेटिटिव राइवलरी बहुत बढ़ जाए, माने अगर बहुत सारे जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं वो भी ब्रांड बिल्ड करने लग जाएं, पैन इंडिया जाने लग जाएं, तो यहाँ पे कंपटीशन इंडस्ट्री के अंदर काफी तेजी से बढ़ सकता है। एंड वन ऑफ द लास्ट की एंटी थीसिस पॉइंटर्स है इस इंडस्ट्री के अंदर, दैट इज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल राइट ऑफ, कि यहाँ पे क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल अभी ज्यादा है तो इसका राइट ऑफ भी हो सकता है। एंड लास्टली क्या है कि सिक्लिकलिटी इन एंड यूजर केपेक्स। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ KEI इंडस्ट्रीज। एंड आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वैल्यूएशन पार्ट देख के कैसा लगा, कि वेदर शुड वी इंक्लूड दिस डिटेल मच लाइक दिस मच डिटेल्ड वैल्यूएशंस इन ऑल द वीडियोस और नॉट। इफ योर आंसर इज हेल यस, तो हम सारी वीडियोस के अंदर अब से जो डिटेल्ड वैल्यूएशन मॉडल है वो भी अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। एंड सेकेंडली ऑल्सो लेट मी नो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे देखनी है, क्या आपको नेक्स्ट वीडियो आर्ट ऑफ सेलिंग पे देखनी है, या आपको नेक्स्ट वीडियो एक अंडर वैल्यूड NBFC पे देखनी है, या आपको नेक्स्ट वीडियो जो एक और सेगमेंट है विद इन द बिल्डिंग एंड मटेरियल सेक्टर आपको उसके अंदर देखनी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC। जय हिंद।